नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। भारत की मिट्टियाँ, जो मिट्टियाँ पाई जाती है, यहाँ से कई बार सवाल एक आधा पूछ लिया जाता है। तो मिट्टियों के संबंध में अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। सॉइल्स, मिट्टियों का इंग्लिश नाम आपको इंग्लिश वर्जन मिलेगा, वो होगा सॉइल्स। तो अपन इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। हालांकि ऐसा कभी मूल नाम उत्पत्ति से सवाल नहीं पूछा जाता, फिर भी अपन परंपरागत रूप से क्या करते हैं कि भाई जब किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू करें तो उसको बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, शुरुआत से पढ़ने का काम। कभी नहीं पूछेगा आपकी कि भाई मिट्टियों का लैटिन नाम क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वैसा कभी कंपटीशन में सवाल पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अपन परंपरागत रूप से पढ़ लेते हैं। तो ये सोलम लैटिन शब्द है, सोलम उससे बना हुआ है। लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। उस सोलम शब्द से ये सॉइल्स बना हुआ। और सोलम शब्द का मतलब जो है लैटिन भाषा में होता है फर्श। फर्श होता है ना, अपन आंगन जिसे बोलते हैं, ठीक है। हमारे आंगन का ऊपरी हिस्सा जो है फर्श, आप जानते हो, उसे लैटिन भाषा में क्या नाम दिया गया, सोलम कहा गया। तो ये इससे क्या हम आइडिया लगा सकते हैं, ये जो है ना, ये मिट्टियां क्या होती है, ये पृथ्वी का फर्श है। पृथ्वी का फर्श है, मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत है। पृथ्वी की परत कह सकते हो आप, मतलब ये जिस पे हम चलते हैं, है ना। ये ऊपरी परत जो होती है ना किसी भी चीज की, तो वो ऊपर की जो परत है ना, ये मिट्टी कहलाती है साधारण देसी भाषा में, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो मिट्टी की परिभाषा आपसे अगर पूछे तो सिंपल सी बात क्या होगी कि हमारी पृथ्वी का फर्श, पृथ्वी का आंगन, यानी पृथ्वी का जो फर्श है, पृथ्वी की जो परत है, ऊपरी परत जो है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है, मृदा कहलाती है। तो इसको परिभाषा के रूप में भी लिख लेते हैं। भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है। भूपृष्ठ की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है, ठीक है। और ये किससे बनी होती है, ये जो मृदा है ये यहां पर किससे बनी है, ये चट्टानों के कण प्लस वनस्पति, इसको आप अवशेष कह सकते हो, वनस्पति अवशेष, इनसे मिलकर के क्या बनी, मृदा बनी। ये मिट्टी मृदा एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो चट्टानों के कण और वनस्पति के अवशेष, पहली परिभाषा आपको साधारण सी याद हुई कि जमीन का, यानी कि इस पृथ्वी तल का जो परत है, उस परत को अपन क्या कहेंगे, मिट्टी कहेंगे, उस परत को मृदा कहेंगे। फिर कहेंगे कि इसमें होता क्या है, तो एक तो होते हैं चट्टान के कण। भाई चट्टान बड़ा पहाड़ है, उसके छोटे छोटे कण वो नीचे आ गए, ठीक है, वो कण प्लस वनस्पति के अवशेष। भाई पेड़ पौधों के जो पत्ते गिरते हैं, जो अवशेष बनते हैं ना, वो टूट करके उस कणों में मिल जाते हैं। तो उनका जो संयोजन है चट्टान के कणों का और वनस्पति या जैविक रासायनिक जो अवशेष है, जैसे जीव जंतु मर गए तो उनकी हड्डियों का चूरा है, ठीक है, और पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधों के जो अवशेष है, वो ये उन चट्टानी कणों में मिलकर के कई हजारों सालों बाद क्या बन जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये मानो पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। इस पहाड़ से देखो हवा चलती है तो पहाड़ के कोई ना कोई कण तो टूटेगा ना। हवा चली तो पहाड़ का पॉइंट मान लो इतना सा, इस पहाड़ का एक छोटा सा कण यहां से टूट करके हवा से गिर के नीचे आया। मानो बारिश हुई तो बारिश की जो बूंदें गिरी, उस बूंद की चोट से यहां से एक कण टूट के नीचे आया। या मान लो कोई पशु ऊपर चला गया घूमते घूमते, उसके खुर से, उसके चलने से यहां से थोड़ा बहुत कण टूटा, ठीक है। यानी इनका क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा था। ये चट्टान है, इस चट्टान का क्या हो रहा है, अपक्षय हो रहा है। इसके छोटे छोटे कण जो है वो
धीरे धीरे करके नीचे की ओर आ रहा है। अब यहां तो ये फ्रेश कण है, इनमें कोई चीज मिली हुई नहीं है। फिर क्या होता है, पानी के बहाव के साथ या हवा के साथ या जानवरों के साथ ये कण कहाँ आ जाते हैं, ये पर्वत के जो नीचे वाले हिस्से हैं वहां तक आ जाते हैं और वहां इनके अंदर जो है, अब मान लो पानी के बहा, तो पानी के साथ यहाँ जो पेड़ पौधे उगे हुए थे उनके पत्ते टूटेंगे, उनकी लकड़ियां टूटेगी, यहाँ कोई जानवर मर जाएगा, उसकी हड्डियां का चूरा वगैरह, वो सब मिलकर के कई सालों बाद अंततः क्या बनती है, मिट्टी बन जाती है। तो ये मृदा का निर्माण होती, इसको बोलते हैं मृदा जनन क्रिया या मृदा निर्माण की प्रक्रिया आप कह सकते हैं। तो ये एक मिट्टी की परिभाषा आपको हुई, यहां से कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ समझने के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा हमने ये देखा, ठीक है। अब मृदा निर्माण, अब ये जो मिट्टी बनी इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? भाई ये तो अपने को पता चला कि मिट्टी जो है वो किससे बनती है, ये तो हमको मालूम पड़ा कि मिट्टी किससे बनती है, मिट्टी चट्टानों के कण और वनस्पति से मिट्टी इन दोनों से मिलकर के मिट्टी बनती है, और भी इसमें बहुत सारे तत्व आकर के रासायनिक तत्व मिल जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हो जाती है। लेकिन अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इस मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो यहां लिखेंगे, पूछ लिया जाता है पीसीएस के पेपर में, ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। यूपीएससी और जो पीसीएस के पेपर है, या फिर आप कोई फर्स्ट ग्रेड वगैरह या हायर लेवल का कोई पेपर दोगे तो वहां सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है, ऐसा सीधा नहीं, वहां सत्य प्रकार के या कारक टाइप करके सवाल, थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके कंसेप्चुअल सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो यहां हम क्या कर रहे हैं कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, या दूसरे शब्दों में आपको मैं देसी भाषा में कहूं तो भाई कहीं की मृदा तो काली है, काली मिट्टी हमने बोला, कहीं बालू मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर कछारी मिट्टी है, यानी कि कहीं पर आपको एलुवियल सोइल कछारी मिट्टी मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसी वजह क्या हुई कि वहां पर जो है आपको कछारी मिट्टी मिली, कहीं पर आपको काली मिट्टी, कहीं आपको लेटराइट मिट्टी। तो ये ऐसा क्यों होता है, इनको ऐसा बनाने के कौन कौन से कारक है, ऐसा क्यों है कि राजस्थान में बालू मिट्टी पाई जाती है जो मरुस्थलीय मिट्टी है, ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र के इलाके में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो इनको प्रभावित, ये इस पूरी प्रक्रिया को, मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन सबसे पहले देखें तो उच्चावच आता है। उच्चावच मतलब स्थलाकृतियां, भाई पहाड़ कैसे बने हुए हैं, तभी तो मालूम पड़ेगा ना, वहां से मिट्टी के कण, वहां से उनके कण टूट के आए चट्टान के, वो कितना समय लेते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। उच्चावच हो गया। अगला अपन देखें तो उच्चावच हुआ, उच्चावच के बाद देखें तो समय, कितना समय लगता है एक मिट्टी को, मतलब जो उसका जो कण है चट्टान का, उसको टूट करके नीचे तक आने में, ठीक है। तो वो समय एक क्या होता है, कारक की तरह काम करता है। तो समय हुआ। इसके बाद अपन कह सकते हैं कि चट्टान की संरचना, मूल चट्टान जो होती है, उस चट्टान को भी अपन कह सकते हैं कि वो भी जो है किस प्रकार की है। मान लो जो मूल चट्टान है, जो पहाड़ है, वो जल्दी टूटने वाली प्रकृति का है, तो हो सकता है कि मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया जल्दी संपन्न हो जाए। लेकिन अगर वो जो पहाड़ है वो देरी से टूटने वाला है, तब अपन कह सकते हैं कि वो मिट्टी में के निर्माण में अधिक समय लगेगा। तो ये समय भी कारक हुआ, इसका चट्टान भी हुआ, मूल चट्टान की संरचना हुई, कैसी है वो इस पर डिपेंड करेगा। फिर हम कहेंगे कि जैविक तत्व, ये जो वनस्पति के तत्व मिलती है, हड्डियां मिलती है, जीवों के अवशेष उसमें मिलते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये कितने घुलनशील है उसके अंदर, उसके समय, उसमें घुलने में उनको कितना समय लग रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि मृदा कैसी बनेगी या उसमें कितना टाइम लगेगा। फिर अपन कहें तो जलवायु, किसी भी इलाके की जलवायु कैसी है, ये भी वहां की मिट्टी कैसी होगी इसको डिसाइड करता है, ठीक है। गर्मी वाले इलाके, जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, वहां की मिट्टी में थोड़ा, बाकी के जो जगह होती है, शीत प्रदेश होते हैं, शीतोष्ण प्रदेश होते हैं, उनकी मिट्टी से डिफरेंस पाया जाएगा। तो ये मृदा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। याद रखिएगा,
यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना बन सकती है कि मृदा निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये हमने देखा। इसके बाद अब अपन देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। भारतीय जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, जो परिषद है, वो मिट्टियों के 8 प्रकार भारत में डिसाइड करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR, वो भारत में मिट्टियों के 8 प्रकार बताते। तो अपन उनको पढ़ लेते हैं और सीधी सी अपने को पूरा डिटेलिंग जो किताबों में किया जाता है वो नहीं करना। देखो मिट्टियों के संबंध में क्या है कि किताब वाले क्या करते हैं, एक ही जगह एक ही मिट्टी की पूरी कंप्लीट जानकारी दे देते हैं, और जो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि यार जो स्टेट मैंने काली मिट्टी में पढ़े वही स्टेट, वही एरिया, वही प्रदेश मुझे लाल मिट्टी में देखने को मिल रहे हैं, और वही प्रदेश मुझे लेटराइट में याद करने पड़ रहे हैं। तो वो कंफ्यूज रहता है कि फिर इनमें अलग कैसे हो गई। ठीक है, तो मैं आपको उस झंझट में नहीं घुसाऊंगा कि आप एक एक स्टेट के रट्टे मारो और आप वहां कौन कौन सी फसलें होती है उनके रट्टे मारो, कौन कौन से तत्व उनके अंदर पाए जाते हैं उसका रट्टा मारो। नहीं, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा कि कैसे पहचान करनी है, बहुत ही इजी होगा। और यहां से मिट्टी वाले पोर्शन से कंपटीशन में कोई बहुत बड़े बैंकर टाइप के सवाल नहीं आते। अगर थोड़ा सा आपको बेसिक सवाल में पकड़ है, आइडिया है, समझ है, कंसेप्ट क्लियर है, तब आप मिट्टी के सवाल कभी गलत नहीं करोगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एक बेसिक आइडिया बना करके चलना, रट्टा मारने वाली चीज नहीं करनी। ऐसा भी देखो, राजस्थान के कुछ इलाकों में बालू मिट्टी पर, राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वहां बालू मिट्टी पाई जाएगी जिसे आप मरुस्थलीय मिट्टी कहोगे, जबकि जो आपका पठारी इलाका है हाड़ौती पठार का, वहां आपको काली मिट्टी, लाल मिट्टी के और लेटराइट मिट्टी के भी अवशेष मिलेंगे। तो ऐसी मिट्टी भी आपको वहां मिलेगी। तो एक राजस्थान में भी आपको मिट्टियों के 2-3 प्रकार अकेले में मिल जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं सोचना कि एक प्रदेश है तो वहां पर ये मिट्टी मुझे फिक्स करके याद करनी है, कभी नहीं होगी। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में आपको मिट्टियों के कई प्रकार देखने को मिलेंगे और मिक्सिंग भी आपको मिलेगा। फसलों की भी गारंटी नहीं है कि वहां यह फसल होती है तो वो यहां नहीं हो सकती। आजकल तकनीक का जमाना है, तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे खाद वगैरह आ गई, तो महाराष्ट्र की फसल को राजस्थान के इलाके वाले भी कई जगह पर उसको उगा लेते हैं। तो वो आजकल चीजें उतनी नहीं रही। बेसिक आइडिया आपको हल्का हल्का होना चाहिए, उसी पर आप फोकस करके सवाल को कर सकते हैं। तो आप रट्टा मारने वाली प्रकृति यहां पर ना तो मैं आपको करवाऊंगा ना आपको करनी है। फालतू का कंफ्यूजन है, सवाल बड़ा आसान आएगा, बेसिक नॉलेज से आप कर दोगे। ठीक है, तो अपन पहले उन 8 मिट्टियों के बारे में देखते हैं, फिर उनको एक एक करके अपन कंप्लीट करेंगे। तो ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मिट्टियों के प्रकार, ICAR के 8 प्रकार उन्होंने बताए। तो अपने को ऐसा कुछ नहीं है याद करने, जितने प्रकार है उनको समझना है और हल्का सा उनका एरिया कौन सा है, उनके गुण क्या है। मिट्टियों के गुण अगर आप याद कर लोगे तो आपको उनकी जगह है, उनकी फसलें कौन सी है, वो सभी चीजें लगभग आप उनका आइडिया लगा लोगे। तो अपन याद करते हैं कि ये 8 प्रकार जो है उन पे अपन सबसे पहले देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, इसी को कछारी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी। और इन तीनों मिट्टियों को आप इस तरह से एक साइन बनाकर एक जगह रखेंगे। ठीक है, इनमें आपको ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन नहीं करना है। तीनों को हमेशा जब भी दिमाग में रखेंगे एक ही जगह पर इनको रखेंगे। 5वीं मिट्टी कौन सी है? ये हो गई लेटेराइट मिट्टी। 5वीं मिट्टी कहें तो कौन सी कहेंगे अपन? इसमें अपन कहेंगे कि मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र वाली बालू मिट्टी कह लो आप इसको। तो
बालू मिट्टी के नाम से आप इसको याद करो। छठी आपको मिलेगी लवणीय व क्षारीय मिट्टी। लवणीय व क्षारीय मिट्टी। सातवीं कहूं तो पर्वतीय मिट्टी। और नंबर 8 पर पीट व दलदली मिट्टी। पीट मिट्टी या कहो तो उसको दलदली मिट्टी। ठीक है, अब ज्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूं तो इन 8 के अंदर ही आपको अभी तुक्काबाजी करा के आपका आंसर सही करवाने के काम करवा देंगे। फिर भी अपन थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर अगल इसको मिटा के डिटेलिंग अच्छे से करेंगे। अपन पहले इन 8 को एक बार वापस रिपीट करते हैं। जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी। ठीक है, जलोढ़, देखो शब्द को समझना कि हिंदी भाषा में अगर आपकी थोड़ी ठीक ठाक पकड़ है तो आप शब्द का थोड़ा रिसर्च करके भी उस शब्द को तोड़ के उस शब्द का जो मीनिंग है, बेसिक अर्थ है, वहां पर जाकर के भी आप सवाल तक की जड़ तक पहुंच सकते हैं। जलोढ़, ठीक है, तो जलोढ़ का क्या मतलब है? मतलब कि जहां नदी जल लेकर के आती है, जो नदी वाला क्षेत्र है ना, नदियों के क्षेत्रों में नदी द्वारा जो जल की अधिकता वाला क्षेत्र है, वहां पर जो मिट्टी पाई जाएगी, उपजाऊ मिट्टी, उसे क्या कहेंगे अपन? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। यानी कि जल के साथ आने वाली मिट्टी, इसे अपन क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। आइडिया लगा ना? जलोढ़, जल, इसमें जल शब्द की अधिकता मिल रही है, इसका मतलब कि यहां पर पानी ज्यादा होगा। तो पानी ज्यादा कहां कौन लेकर के आएगी? नदी इस मिट्टी को लेकर के आती। जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी, नदियों के आसपास के इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है, उसे अपन कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। अब देखो, काली मिट्टी में कोई बड़ी बात नहीं है, लाल मिट्टी, इसका नाम लाल है। और लेटराइट मिट्टी जो है ना, ये क्या होती है? एक तरह से दोनों का मिश्रण कह लो, या कह लो कि ईंट के कलर की जो मिट्टी होती है ना, उसे अपन लेटराइट मिट्टी कहते हैं। इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तीनों ही कहां पर है? प्रायद्वीपीय भारत में। तीनों ही मिट्टियां कहां हैं? प्रायद्वीपीय भारत, मतलब कि जो दक्षिण भारत की तरफ जाने वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र से, गुजरात से, इधर से लेकर प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन पठार का जो एरिया है ना, उसमें ये वाली मिट्टी, तीनों प्रकार की मिट्टियां आपको मिलेगी। थोड़ा सा बेसिक अंतर होगा, मैं बताता जाऊंगा। मरुस्थलीय मिट्टी, बालू मिट्टी, तो इसमें क्या? अब बालू मिट्टी के गुण अगर आपसे 4 ऑप्शन में लिखकर आपसे कोई पूछे, ऐसे हो सकता है आपको नहीं याद हो, ऐसे आपसे रास्ते में चलते कोई पूछ ले कि बालू मिट्टी के 4 गुण बताओ, हो सकता है आपको अचानक से नहीं याद आए, लेकिन जब आंखों के सामने उत्तर होगा और एक सेंटेंस कुछ गलत बोल रहा होगा तो पकड़ लोगे ना। तो बालू मिट्टी को अच्छी तरह जानते हो। लवणीय व क्षारीय मिट्टी। अब देखो, लवणीय, लवणीय का मतलब क्या है? नमक। और नमक में क्या आएगा? सोडियम। तो जिस मिट्टी में सोडियम ज्यादा होगा Na की जिसमें प्रवृत्ति होगी, वो क्या होगा? वो मिट्टी लवणीय होगी। क्षारीय मिट्टी, इसी के साथ कुछ आएगा क्षारीय मिट्टी का, जिसमें क्या होगा? कैल्शियम और पोटेशियम। अगर कैल्शियम पोटेशियम की अधिकता है तो वो मिट्टी क्षारीय, और सोडियम और मैग्नीशियम की अगर जिसमें अधिकता है वो लवणीय मिट्टी। ये याद रखिएगा। पर्वतीय मिट्टी, सिंपल सी बात है, पर्वतों पर पाई जाएगी। तो अब देख लो, जहां जहां पहाड़ है, जिन जिन इलाकों में पहाड़ है, वो इस मिट्टी के क्षेत्र हो जाएंगे। दलदली मिट्टी, यानी कि जहां पानी का जमाव अधिक रहता है। अब ये थोड़ी सी आपको वापस जलोढ़ वाली मिट्टी की बहन लगने लग जाएगी, तो वैसे ही मिट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन इलाकों में ये मिट्टी होती है, तो वहां अगर पानी बहुत ज्यादा समय जमा रहता है तो वो दलदली मिट्टी हो जाएगी, पीट मिट्टी हो जाएगी। जैसे आपका सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र है, मैंग्रोव वन जहां पर पाए जाते हैं, वो दलदली मिट्टी होगी। और ये चावल की खेती के लिए अपने आप हो जाएगी, क्योंकि चावल के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो ये हमने एक बेसिक आइडिया लगाया कि ज्यादा ना पढ़ के भी अपन मिट्टी का अगर हल्का सा प्रकार जानते हैं तो 4 ऑप्शन हमारे सामने होंगे, उनको काट पीट के दिमाग लगा करके आंसर की तरफ जाया जा सकता है। तो एक एक करके अपन मिट्टियों को पढ़ लेते हैं कि कौन सी मिट्टी के कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है?
कछारी मिट्टी, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे, एलुवियल सोयल। इस मिट्टी को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, एलुवियल सोयल। कई जगह इसको काप मिट्टी भी लिखा होता है, कई जगह इसका नाम काप मिट्टी भी लिखा होता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी अपन पढ़ रहे हैं, इसके उपनाम देख लो, कछारी मिट्टी, काप मिट्टी, या इसको एलुवियल सोयल भी, एलुवियल मिट्टी भी कहते हैं। तो भारत में सर्वाधिक, भारत में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है। 40% से भी ज़्यादा भारत में जो मिट्टियां हैं उनमें ये मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगली विशेषता क्या है, ये मिट्टी उपजाऊ होती है, उपजाऊ मिट्टी है ये। जलोढ़ मिट्टी कैसी है, उपजाऊ मिट्टी है। बेसिक सी बात है कि भाई नदियों के द्वारा जब इसको लाया जा रहा है तो ये जाहिर सी बात है उपजाऊपन इसमें ठीक ठाक होगा। नदियों के द्वारा लाई जाती है ये मिट्टी, जो है नदियों के द्वारा लाई जाती है। अब आइडिया लगा लो, नदी जैसे जैसे बहेगी तो नदियों से जो मिट्टी होगी नदियों के इलाके में, वो जमा जो मिट्टी होगी उसे अपन कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। अब देखो लो कहाँ कहाँ नदियाँ बहती है, तो नदियाँ अपने साथ जिस मिट्टी को लेकर के निकलेगी वो लगभग नदी जलोढ़ मिट्टी आपकी कहलाए। बताओ मुझे, ये जब मैंने लिखा दिया और मैंने आपको नदियाँ पढ़ा दिया, अब बताओ इस मिट्टी में मुझे प्रदेश लिखाने की आवश्यकता है, इस मिट्टी में मुझे राज्य लिखाने की आवश्यकता है कि बताओ जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। सिंपल सी बात है, नदियों वाले क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। जिस राज्य में जिस जगह नदी नहीं है तो भाई वहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाएगी। फिर भी अपन कहें तो विशेषकर ये कहाँ पाई जाती है, उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र व नदियों के मुहाने, जो नदियों के मुहाने हैं, नदियों के नज़दीक वाले क्षेत्र है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अब आइडिया लगाओ, देखो जो नदी वाले क्षेत्र है जैसे यूपी है, बिहार है ना, वहाँ से नदियाँ खूब सारी निकलती है, गंगा नदी का तंत्र है, और मैदानी इलाका है। अब वहाँ फसलें कौन कौन सी होगी, लिखाने की आवश्यकता है ही नहीं। भारत में आप इतने मेच्योर तो हो ही गए हैं कि यूपी वाले क्षेत्र में, बिहार वाले इलाके में, जो आपका पंजाब का इलाका है जहाँ पर सिंधु का तंत्र है, ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के जो गांव है, तो ये जो बेल्ट है जिसको अपन उत्तर भारत का मैदान कहते हैं, इस इलाके में आइडिया लगाओ कि फसलें कौन कौन सी होगी। क्या मुझे 5-6 फसलों को लिखाने की आवश्यकता है, शायद नहीं है, आप आइडिया लगा सकते हो। फिर भी अपन लिख लेते हैं, जो परंपरा है उसको नहीं तोड़े। कॉपी जो आप नोट्स बना रहे हैं उसका श्रृंगार बना रहे हैं कि भाई सब कुछ लिखा है, तो लिख लेते हैं अपन भी। फसलें कौन कौन सी होगी इसमें, गेहूं जो होगा, सरसों वगैरह भी हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो फसलें हैं ट्रेडिशनल रबी वाली फसलें हैं, तिलहन है, दालें हैं, ये इस मिट्टी में अमूमन हो जाती, ठीक है। इसमें आपको किसकी फास्फोरस, इसकी मैं क्या नाम, फास्फोरस वगैरह जो पोटास है, फास्फोरस पोटास ये अच्छे हैं। नाइट्रोजन थोड़ा इसमें कम पाया जाता है। नाइट्रोजन लगभग सभी मिट्टियों में कम है, तो नाइट्रोजन का तो सब अगर ना लिखो ना तब भी चलेगा। नाइट्रोजन सभी मिट्टियों में कम ही पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन की तो कमी सभी मिट्टियों में रहेगी। तो ये कुल मिलाकर अपने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा कि नदियां जो मिट्टी लेकर के आती है उसे अपन जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। इसके भी कुछ प्रकार पूछ लेता है, इसके भी ये जलोढ़ मिट्टी के जो प्रकार पूछ लेगा, बड़ा आसान है, आपको कल फंसाया जाएगा, ठीक है। कौन से प्रकार, देखो नदीय मिट्टी, तटीय मिट्टी, मतलब नदीय जलोढ़ मिट्टी, इसमें बीच में लगा लो, नदीय जलोढ़ मिट्टी, तटीय जलोढ़ मिट्टी, और तीसरा है
नदी मुहाना, इसका आप नदी मुहाना, नदी मुहाना जलोढ़ मिट्टी, जहाँ मिट्टी समुद्र में गिरने वाली होती है ना, वहाँ वाले इलाके की बात। तो नदी मिट्टी क्या होती है, इसमें दो प्रकार हो जाएंगे, बांगर और खादर। यही परेशान करवाएगा, बांगर किस प्रकार की मिट्टी का एग्जाम्पल है। तो आपको ऐसे नाम 3-4 नाम देगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ऐसे करके आपको ऑप्शन देगा। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है जलोढ़ मिट्टी। बांगर और खादर दोनों क्या है, जलोढ़ मिट्टी के एग्जाम्पल है। समझाया मैंने आपको था कि बांगर और खादर में अंतर क्या है। नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो अगर पुरानी हो जाती है उस मिट्टी को कहेंगे बांगर मिट्टी, यानी कि पुरानी मिट्टी। देखो ये मिट्टी भी नदी लेकर के आएगी, ये भी नदी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है, तो दोनों ही मिट्टियों को नदी ही लेकर के आएगी। लेकिन अगर नदी लेकर के आई और वो मिट्टी कई साल उसको पड़े हुए हो गए, पुरानी हो गई, तब उसको अपन कहेंगे बांगर, यानी कि बापू नाम याद रखो आप। भाई बापू अपने से तो पुराने ही हैं, अपने बापू है, अपने से तो पुराने हैं, तो बांगर और पुरानी ऐसे याद हो जाएगा। और बाकी जो बची खादर मिट्टी, ये तो क्या होगी, नई नदी मिट्टी है ना, जो मिट्टी नदी लेकर के आती है और उसके तट के पास पास जो उसको गाद उसको बोलते हैं ना, वो निकाल निकाल करके जमा होती जाती है। तो नई नदी मिट्टी खादर कहलाती है। पुरानी मिट्टी जिसे आप बापू एक ट्रिक बन जाती है, उससे याद रखोगे, वो आपको बांगर मिट्टी का या बांगर मिट्टी का एग्जाम्पल याद रह जाएगा। मैंने पहले के लेक्चर में भी ये अच्छे खासे समझा रखे, आप शुरुआत के लेक्चर देखेंगे, वहां आपको मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज फिर से बता दिया, बांगर और खादर ये होती है ऊंचाई पर, ये होती है थोड़ी सी नीचे। तटीय जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ये तो अब नदी वाला छोड़ दो, जो तट के इलाके हैं, नदियों के जो तट है, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार में नदियां बहती है ना, कृष्णा गोदावरी, ये नदियों के जो तट है या समुद्र के आसपास के इलाके हैं, वहां तट के किनारे वहां जो मिट्टी होती है ये भी कैसी होती है, जलोढ़ मिट्टी, तटीय जलोढ़ मिट्टी। और नदी मुहाना मिट्टी, जहां नदियां मुहाना बनाती है, समुद्र में गिरने वाली होती है, वहां ये अपने साथ मिट्टी जो ले जाती है वो छोड़ देती है, तो उस जगह जो मिट्टी बनती है, इसी के नाम में छुपा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपकी होगी नदी मुहाना जलोढ़ मिट्टी। तो ये हमने देखे, राज्य लिखाने की इसमें जरूरत है ही नहीं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती। जलोढ़ मिट्टी नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली मिट्टी, नदियों द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती। दूसरी मिट्टी की तरफ चलते हैं। राज्य लिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में एबिलिटी डेवलप करो कि मैं किस तरीके से, केवल मिट्टी का नाम मेरे सामने आए, मुझे उसके 2-3 गुण पता है, उसकी विशेषता पता है, राज्य और फसल पर आप अपने आप चले जाओ। ऑप्शन आपके सामने 4 होंगे, आपको मन से नहीं बोलना होगा, कुछ एमसीक्यू के सवाल आपके सामने आएंगे, तो आप सीधे सीधे आइडिया भाई 4 में से पता ही कर लोगे कि मेरी जो मिट्टी है, जिस मिट्टी के बारे में पूछा है, उसकी विशेषताओं में ये फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही, हो जाएगा डेवलप, केवल समझना है। कपासी मिट्टी, सॉरी काली मिट्टी लिखा ना मैंने, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, मैं कपासी लिख दिया पहले। काली मिट्टी, काली मिट्टी, इसे दूसरा नाम क्या है, कपासी मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी इसे अपन कहेंगे। दूसरा इसका नाम और है, एक रेगूर मिट्टी भी इसे बोलते हैं, रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी है तो अंग्रेजी वाला नाम ब्लैक सॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो काली मिट्टी के बारे में पहला ही कारण यही है कि ये क्या होता है, इस मिट्टी का रंग काला होता है, काले रंग के कारण इसे अपन काली मिट्टी कहते हैं। काले रंग के कारण इस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। ज्वालामुखी के अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण, कैसे, देखो मानो कोई पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में कोई ज्वालामुखी फटा
तो उससे जो लावा जमा हुआ, भाई मान लो यहाँ पर ये लावा निकल के ये लावा ज्वालामुखी से ये लावा जो है यहाँ जमता गया, पुराने जमाने, बहुत पुराने। अब क्या हो रहा है, वहां के जो लावा का गुंबद बना, जो पहाड़ बना, उससे अब क्या है, वो कण जो है वो टूट टूट करके जमीन पर आते जाएंगे। ऑलरेडी ये जले हुए थे तो इनका रंग काला ही रहा, और इसमें लौह तत्व की अधिकता पाई जाती, ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते, लौह तत्व की इसमें अधिकता होती है, लौह तत्व की इसमें अधिकता होती है। ठीक है, और क्षेत्र कौन सा हो गया, दक्कन का पठारी क्षेत्र हो गया, प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये वाला इलाका, ये वाला, ये पूरा इलाका जो है ये दक्कन का पठार है। भारत के नक्शे में जो महाराष्ट्र का, विशेषकर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र, पूरा महाराष्ट्र तो है ही, वो इलाका जो है ना, इसे अपन कहेंगे विशेषकर महाराष्ट्र। विशेषकर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र काली मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा वाला राज्य आप कह सकते हो। ठीक है, तो काली मिट्टी कहां पर, दक्कन के पठार। क्यों, क्योंकि दक्कन के पठार का निर्माण ही ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। अब जब इसका अपर्दन होगा तो कौन सी मिट्टी बनेगी, काली मिट्टी ही बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि जो कण है वो ऑलरेडी कैसे हैं, काले रंग के हैं। काले क्यों हैं, क्योंकि उनका निर्माण कैसे हुआ है, उनकी मूल चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, वो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ। ज्वालामुखी क्रिया क्या, एक प्रकार की आग के द्वारा बना हुआ पर्वत होता है, आग के द्वारा बना हुआ गुंबद होता है। तो ये हमने काली मिट्टी के बारे में देखा। फसल कौन सी सबसे मुख्य आपको याद करना है, काली मिट्टी की जो फसल है वो कौन सी है, कपास की खेती होती है। कैसी होती है, कपास की खेती के लिए मुफीद, कपास की खेती के लिए उपयोगी। ठीक है, तो काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अच्छी है, कपास की फसल के लिए अच्छी है। मूंगफली भी होती है, और खट्टे फलों के लिए, खट्टे फलों के लिए ये वाली खेती होती है। मक्का भी यहां पर होता है। ठीक है, तो खट्टे फल कैसे, आम है, ठीक है, संतरे हैं, ये जो फल है इन फलों के लिए। अब आपने देखो महाराष्ट्र में नागपुर का जो क्षेत्र है वहां से आम, अल्फांसो आम वगैरह होते हैं, संतरे आपको नागपुर से मिलते हैं। तो ये क्या है, खट्टे फल है, और क्षेत्र कौन सा हुआ, वही महाराष्ट्र का इलाका, वही दक्कन का पठार का क्षेत्र। तो आपको एक ही जगह से आपको किस जगह कौन सी फसल हो रही है उस पर डिपेंड किस पे करता है, मिट्टी पे करता है। और मिट्टी किस इलाके की कैसी मिट्टी है, ये अगर आपको मिट्टी की क्वालिटी पता है, थोड़ी सी उसके बारे में आपको उसके विशेषताएं पता है, तो आप कर सकते हैं। तो ये मुख्य। बाकी देखो, बाकी ये जो बाजरे जवार ये होते हैं, ये तो सब जगह हैं, गेहूं है, दालें हैं, तिलहन है, ये नॉर्मल फसलें हैं जो आजकल सभी जगह हो जाती है लगभग। तो उनको विशेष तौर से याद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा फेमस किसके लिए है, उस फसल को याद करो। ठीक है, तो कपास मतलब, कपास का मतलब क्या होता है, रुई होता है ना, जिससे रुई निकलती है, वो कपास की खेती। खट्टे फल है, मक्का है, तंबाकू भी की भी खेती होती है, वो अगली मिट्टियों में भी थोड़ा सा पाया जाता है, जो लाल और लेटेराइट है उनमें भी लिखना पड़ेगा। काली मिट्टी के लिए विशेष आप कपास की खेती याद रखेंगे। खट्टे फल जो होते हैं, आम, संतरा है, इन फलों की खेती होती है। ये विशेषता हमने काली मिट्टी के संबंध में देखी। ये काली मिट्टी के बारे में आप याद रखोगे। ऑक्साइड की अधिकता होती है ना, लौह तत्व इसमें ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद तीसरी मिट्टी हमको करनी है लाल मिट्टी। तीसरी मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी की विशेषता, लाल रंग, सीधी सी बात है भाई, ये लाल रंग हो गया। लाल रंग क्यों है, ऑक्साइड चट्टानों के अपर्दन के कारण। ठीक है, जो क्रिस्टलीय शैलें होती है, क्रिस्टलीय शैलों के अपर्दन के कारण। ठीक है, किससे निर्माण होता है, इसका निर्माण क्रिस्टलीय शैलों के
अपर्दन का मतलब क्या होता है? टूटना, धीरे धीरे टूटना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, क्रिस्टलीय शैलों के अपर्दन से इसका लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और जैसा इसका नाम है तो ये भी लाल रंग की पाई जाती, लाल रंग की मिट्टी, ये वाली मिट्टी जो है लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। देखो, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और एक मिट्टी और है लेटेराइट मिट्टी। इन मिट्टियों में कोई बड़ा अंतर नहीं, इनका क्षेत्र जो है ना, इनका क्षेत्र लगभग लगभग क्या है, एक ही इलाके का क्षेत्र है। इन मिट्टियों में कोई बड़ा खतरनाक डिफरेंस नहीं है। एक ही पूरे प्रदेश में 3 प्रकार की मिट्टियां आपको मिल जाएगी। कौन से? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में आपको 3 प्रकार की मिट्टियां मिलेगी। काली, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है? काली। लाल मिट्टी भी पाई जाती है, जो बीच का कोई क्षेत्र जो होता है ना, ऊंचाई पर जो क्षेत्र होता है, जो पठारी प्रदेश है, वहां पर वो मिट्टी पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जो प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, उसका जो पठारी प्रदेश है, जो ऊंचाई पर, थोड़ा सा ऊंचाई पर प्रदेश है, उस प्रदेश पर हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी पाई जाती। उपजाऊ बहुत कम है, कोई ज्यादा इसमें नहीं होता, इसका कुछ उपजाऊपन है ही नहीं इस मिट्टी का, बहुत ही कम उपजाऊ होती है। पर ये पहले आपको समझना है कि कहां पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में, ठीक है। जहां जहां पर ऑक्साइड वाली चट्टानें हैं, उन क्रिस्टलीय शैलों के अपर्दन से ये मिट्टी पाई जाएगी। आपका जो आंध्र प्रदेश से लेकर जो आपका पश्चिम में जो गिर की पहाड़ियां हैं, गुजरात वाला इलाका है, यहां से लेकर के आपको पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक ये एक पूरा इलाका वही प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, वहां ये मिट्टी पाई जाएगी। कम उपजाऊ है ये मिट्टी, क्या है? कम उपजाऊ मिट्टी है ये, बहुत ही कम उपजाऊ है, इसमें कुछ ज्यादा, तो इसमें क्या मिलाया जाता है? चूना मिला करके उसको उपजाऊ बनाया जाता है। चूना मिलाकर इसे उपजाऊ बनाया जाता है। अब देखो, प्रायद्वीपीय पठार लिखा तो फिर इसमें आपके सारे आगे थोड़ा महाराष्ट्र भी आएगा, आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, कर्नाटक का इलाका भी आएगा, तो ये सारे क्षेत्र थोड़े थोड़े इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसे कम उपजाऊ है तो चूना मिलाकर इसे उपजाऊ बना दिया जाएगा। फसल के रूप में अगर मैं बात करूं तो तंबाकू की खेती ठीक ठाक हो जाती है। तंबाकू है, मूंगफली की खेती भी होती है। तो तंबाकू, मूंगफली की खेती अपन कहें तो इस इलाके में हो जाती। अब देखो, राजस्थान में भी मैंने मूंगफली की खेती देखी है। मूंगफलियां अपन खाते हैं सर्दियों में, तो ऐसा कोई विशेष नहीं है कि उस जगह उस मिट्टी में वो चीज़ हो रही है तो किसी और मिट्टी में नहीं हो सकती। ये इसमें एक तरह से अब क्या हो चुका है, जनरलाइज हो चुका है। आपको सिर्फ बेसिक याद करना है, ठीक है, इतना डिटेलिंग नहीं करना है कि अपन रिसर्च करने बैठ गए मिट्टियों वाले मुद्दे पर। हमको साइंटिस्ट नहीं बनना, आपको कंपटीशन के लिए हमको सवाल याद रखना है, तो बेसिक आइडिया हमको डेवलप करना। तो ये हमने लाल मिट्टी के बारे में एक बेसिक जानकारी देखी। कम उपजाऊ होती है, और थोड़ा और इसमें लिख लेते हैं, मुझे याद आया, इस मिट्टी में निक्षालन सबसे ज्यादा होता है। निक्षालन सर्वाधिक होता है। निक्षालन क्या होता है? जैसे ये मान लो, ये मिट्टी की परत है, ठीक है, यहां जब बारिश हुई ना तो ये पानी जो है अधिक गहराई तक चला जाता है, मतलब इसके जो पोषक तत्व इसमें होने थे वो नीचे की ओर चले जाते हैं। तो यहां का रंग कैसा हो जाता है? नीचे की मिट्टी का पीला हो जाता है। मतलब कि ऊपर की मिट्टी तो लाल रंग की, नीचे जब जाएगी गहराई पर मिट्टी तो पीले रंग की हो जाती है। मतलब इसमें निक्षालन जो है, पोषक तत्व नीचे की ओर जल्दी से चले जाते हैं। ये लाल मिट्टी की विशेषताएं हमने देखी। काली मिट्टी में थोड़ा सा वापस जाइए आप, मुझे अभी याद आया जस्ट, काली मिट्टी में थोड़ा सा वापस जाइए और वहां लिखिए, उसकी एक विशेषता बाकी रह गई, मुझे अचानक याद आई, उसको स्वतः, मतलब स्वतः कृषि योग्य मिट्टी कहते हैं, स्वतः कृषि मिट्टी कहते हैं, या स्व जुताई कृषि कहा जाता है, कृषि भी कहा जाता है। काली मिट्टी में लिखिए, कभी कभी पूछ लेता है,
स्व जुताई कृषि स्व जुताई मिट्टी कृषि मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में लिखना है ये, पिछले वाली जो काली मिट्टी थी उसकी विशेषता एक बच गई कहीं पर, मुझे याद आई अचानक। मतलब क्या है कि ये जो काली मिट्टी जो होती है ना, इसमें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें नमी को धारण करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें नमी को धारण करने की क्षमता होती है। इस मिट्टी को स्व जुताई मिट्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें नमी को धारण करने की क्षमता होती है। अब जैसे उसमें नमी धारण करने की क्षमता अगर है, इसका मतलब कि उसमें क्या है, अंदर उसका उपजाऊपन जो है नमी मिट्टी में बनी, पानी मिट्टी में नीचे जो है बना रहेगा, तो उसमें कृषि की जा सकती है। मतलब आप कभी भी कृषि कर लो, ज्यादा पानी की आवश्यकता उस मिट्टी को नहीं होती है। शुष्क प्रदेश अगर पानी कम वर्षा तब भी उसमें जुताई की जा सकती है। तो एक नाम दे दिया इसको, स्व जुताई या स्व कृषि मिट्टी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ब्लैक सोइल में जाकर, काली मिट्टी में जाकर वापस थोड़ा उसको वहीं पर कर सकते हैं। चलो एक वापस अपन करते हैं लेटराइट मिट्टी। एक बचा है अभी इसकी प्रायद्वीपीय पठार की तीन मिट्टियां में, एक तीसरा बच गया, चौथा मिट्टी है वैसे तो लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ईंट के रंग के समान, ईंट होती है ना, ईंट, उस ईंट की तरह की ये मिट्टी है। इस मिट्टी का भी क्या है, वही क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार। ऊंचाई मतलब उच्च, प्रायद्वीपीय पठार के उच्च भूमि क्षेत्र में। ठीक है, अधिक वर्षा वाले इलाकों में। प्रायद्वीपीय पठार की जो मिट्टी है, काली मिट्टी पढ़ी हमने, लाल मिट्टी पढ़ी, और अब तीसरी हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की लेटराइट मिट्टी। तीनों मिट्टियों का एक जो बड़ा क्षेत्र है वो एक ही है, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार कह लो आप, दक्षिण भारत का क्षेत्र, महाराष्ट्र से लेकर के नीचे की ओर ये जो इलाका है, इसमें तीसरी मिट्टी अपन पढ़ रहे हैं लेटराइट मिट्टी। तो इसमें थोड़ा सा क्या हो गया, ये उस इलाके में, ये जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक का ये जो इलाका है पूरा, इसमें जो ऊंचे भाग है, ऊंचाई पर जो भाग है, उन भागों पर ये वाली मिट्टी लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और अधिक वर्षा, वहां पर ऊंचाई है तो अधिक वर्षा तो होगी ही होगी, तो वहां पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसमें भी लोह ऑक्साइड जो है वो, इसमें भी लोह ऑक्साइड जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। लोह तत्व की यहां पर भी इसमें हम कहेंगे कि उपलब्धता बनी रहेगी। इस मिट्टी से आपको कौन सी फसलें देखने को मिलती है, इस मिट्टी से आपको कौन सी फसलें देखने को मिलती है लेटराइट मिट्टी पर। ये पहले देखो जो क्षेत्र है वो कौन से हैं, कहां कहां ये मिट्टी पाई जाती है। यहां पर ये कहां कहां पर हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी पाई जाती है। तो आपको सह्याद्री जो है, यानी कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, असम, मेघालय की पहाड़ियां, असम और मेघालय की पहाड़ियां, जो पहाड़ी इलाका था, उस पहाड़ी इलाके में हम कह सकते हैं कि ये वाली मिट्टी पाई जाएगी। और इस मिट्टी में अब यहां पर क्या क्या उत्पन्न होगा, क्या किस चीज का उत्पादन होगा, तो आप कह सकते हो कि यहां पर कॉफी, रबड़ वगैरह जो है, इनका उत्पादन हम कहेंगे कि यहां पर सबसे ज्यादा इस वाली मिट्टी में किया जाएगा। चाय, कॉफी जो चीजें होगी वहां पर अपन ये वाली इस मिट्टी का उत्पादन अपन कर देंगे। मतलब कि जो आपने, जब हमने वो पढ़े थे भौतिक प्रदेश पढ़े, वहां पर अपन ने देखा कि जो ये वाले इलाके थे नीलगिरी की का जो क्षेत्र था, वहां पर हमने देखा कि
आपका इलायची का उत्पादन होता है, कॉफ़ी का उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन होता है। तो ये जो क्षेत्र है लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ की जो फसलें होगी वो फसलें कौन कौन सी होगी या कृषि वहाँ की कौन सी होगी। तो चाय, असम में भी आपको चाय मिलती है, कॉफ़ी, रबर, ये प्रकार की जो कहवा वाली है वो ये वाली मिट्टी में हमको मिलेगा। तो लेटराइट मिट्टी के लिए ये चाय कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कि वीडियो कितने मिनट का हो गया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हुआ तो शायद ये रिकॉर्डिंग अपलोडिंग में मुझे वो समस्या आती है। 46 मिनट इसको अब तक हो गए हैं चलते हुए। मैं इसको यहीं स्टॉप करूं या फिर 5-7 मिनट में 4 और रह जाएगी, उनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, फटाफट वो कंप्लीट अपन उनको कर देंगे। तो ये तो हमारी यहाँ तक पहुँचे लेटराइट में, कंप्लीट कर ही लेते हैं 10 मिनट में और इसको। ये हो गई 4 मिट्टियाँ, मतलब लेटराइट तक अपन पहुँचे। इसके बाद अपन देखें तो पर्वतीय मिट्टी 4 हो गई। इसके बाद देखें तो अपन पर्वतीय मिट्टी, कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको आसानी से याद रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, इसे निर्माणाधीन मिट्टी भी कहते हैं। इसे निर्माणाधीन मिट्टी भी क्यों कहते हैं? निर्माणाधीन मिट्टी, ये आपसे पूछ ले कोई कि निर्माणाधीन मिट्टी किसे कहते हैं, तो आप किसे कहेंगे? पर्वतीय मिट्टी को निर्माणाधीन मिट्टी कहते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि ये पर्वतों पर पाई जाती है। मैंने आपको पहला जो चित्र बनाकर समझाया वो यही था ना। इस तरह से मान लो यहाँ पर कोई पहाड़ है और यहाँ से ये मिट्टी टूट करके आई, तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाएगी वो तो नई है ना भाई। जब मिट्टी कई सालों बाद पानी जब बहकर आएगा, यहाँ आकर जमा हो जाएगी, जब उसमें फसलों के, पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के अवशेष मिलेंगे, तब जाकर वो अच्छी तरीके से कंप्लीट मिट्टी बनेगी। लेकिन यहाँ तो अभी वो कण टूटकर रास्ते में अभी यहाँ गिरे ही है, तो यहाँ जो मिट्टी बन रही है इस मिट्टी को नई मिट्टी कहते हैं, निर्माणाधीन मिट्टी, नवीन मिट्टी भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा उपजाऊपन वाली बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये निर्माणाधीन मिट्टी कहलाती है। अम्लीय प्रकृति इसमें होती है, अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी याद रखोगे। अब देखो पर्वतीय क्षेत्र आपको क्या लिखाने की आवश्यकता है कि कहाँ कहाँ पर है? सिंपल सी बात है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है, दक्षिण भारत में जो पहाड़ों वाले क्षेत्र है वहां पर मिलेगी। तो मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी ये मिट्टी? मुख्य रूप से आपको ये मिट्टी हिमालय के पर्वतीय भागों में, नाम ही है पर्वतीय मिट्टी, ये वाली है। और कौन कौन सी इसमें फसलें हैं, मतलब उत्पादन यहाँ क्या होगा, फसलें क्या है? तो आप कहेंगे सेब है, नाशपाती है, ये जो आपको पहाड़ों वाले है ना, वो चीज़ें आप कह सकते हैं कि उनका उत्पादन वहाँ पर होता। तो ये सेब, नाशपाती के जो फल है हमको ये पर्वतीय मिट्टी से मिलते हैं। ये यहाँ की फसल होगी, और कुछ नहीं है पर्वतीय मिट्टी में, ज़्यादा पहाड़ों पर पाई जाने वाली मिट्टी है। और गुण क्या हो गया इसका? अम्लीय गुण हो गया, कभी कभी पूछ लेता है। छठा प्रकार देखते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी, यानी कि बालू मिट्टी। तो राजस्थान के जो लोग हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि बालू मिट्टी क्या है। तो 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा वाले पश्चिमी भारत के क्षेत्र, ठीक है। प्रदेश इसके लिखाने की आवश्यकता अब यहाँ पड़ सकती है आपको, अगर नहीं पता है तो। जो राजस्थान के हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राजस्थान, हरियाणा, थोड़ा गुजरात का क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास जब जाओगे तो ये जो क्षेत्र होगा वो इस वाली मिट्टी के तहत
आएगा, ये अपन कह लेंगे कि ये बालू मिट्टी के गुण हैं। अब इसमें फसल कौन सी होगी, ये प्रसिद्ध रूप से आपको पता ही है कि फसलें कौन सी होगी। फसलें यहाँ की कौन सी होगी, मोटे अनाज वाली फसलें होंगी। यहाँ पर मोटे अनाज की फसलें होगी, जैसे बाजरा है, दालें भी यहाँ पर होती है। ठीक है। अब आजकल क्या हो गया, देखो सिंचाई के साधन जैसे बढ़े ना, तो तकनीकें बढ़ी, तो वो जो हम कहते थे गेहूं की जलोढ़ मिट्टी में गेहूं ज्यादा होते हैं, वो गेहूं आपको पश्चिमी राजस्थान के खेतों में भी देखने को मिले। गंगनगर का जो इलाका है, पंजाब से लगा हुआ गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, वहां पर भी गेहूं होता है। तो वहां पर भी सिंचाई के साधन बने, नहर आई, पानी आया, तो वो दूसरी जगह की मिट्टियों के जो फसलें हैं वो भी यहाँ पर होने लग जाती है। ठीक है। गेहूं है, तिलहन है, ठीक है, मक्का भी यहाँ पर होता है। तो इस तरह की यहाँ पर ये फसलें बोई जाती है। तो बालू मिट्टी होगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये इसका अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, एक जगह से दूसरी जगह ये मिट्टी जाती रहती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी हमने इस तरह से, बालू मिट्टी बहुत ज़्यादा लिखाने की बालू मिट्टी में आवश्यकता है ही नहीं। जो राजस्थान के लोग हैं उनको तो विशेष तौर से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑप्शन देख के ही सवाल सही कर लेते हैं। इसके बाद में देखें तो लवणीय व क्षारीय मिट्टी, लवणीय व क्षारीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी की विशेषता क्या होगी, अब देखो ये जो मिट्टी को अलग नहीं पाई जाएगी, वही जो पहले वाली मिट्टियां थी ना, उनके अंदर ही कुछ विशेषताएं अलग हो जाएगी। तो हमने एक नई कैटेगरी बना दी। ठीक है। ये जो लवणीय और क्षारीय है ना, ये आपको जलोढ़ मिट्टी से निकलेगी। जलोढ़ मिट्टी जहां हमने पढ़ी, उस मिट्टी में कुछ विशेषताएं अलग हो जाएगी, जिससे हम उनको फिर दो कैटेगरी बना देंगे, लवणीय और क्षारीय। तो लवणीय मिट्टी में क्या होगा, सोडियम व मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर मिट्टी में सोडियम व मैग्नीशियम पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लवणीय मिट्टी। ठीक है। जहां नमक की मात्रा हमको मिले वो लवणीय मिट्टी। और क्षारीय मिट्टी जिसमें आपको कैल्शियम व पोटेशियम पाया जाए, वो मिट्टी कौन सी हो जाएगी, क्षारीय मिट्टी। लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में, सभी जलवायु में ये मिट्टी पाई जा सकती है, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। उसमें पाए जाने वाले तत्वों की अधिकता के हिसाब से हमने एक वर्गीकरण बनाया, लवणीय व क्षारीय मिट्टी। जिस मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है, उस मिट्टी को अपन कहेंगे लवणीय मिट्टी। और जिस मिट्टी में कैल्शियम और पोटेशियम ज्यादा पाया जाता है, उसको कहेंगे अपन क्षारीय मिट्टी। भारत के सभी इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। 8वीं है पीट या दलदली मिट्टी। पीट या दलदली मिट्टी पानी भराव यानी कि दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक है। नदियों के मुहानों पर अधिकता, जहां नदियों के मुहाने होते हैं, वहां पर जहां बहुत ज्यादा पानी जमा रहता है, वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां जो मिट्टी होती है वो दलदली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी से नजदीकी है इसकी। ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जलोढ़ मिट्टी की बहन अपन कह सकते हैं, पर एक अलग कैटेगरी बनाई गई है कि दलदली मिट्टी, तो अपन उसको रख लेंगे। फसल जो है सबसे ज्यादा जो है चावल की खेती कर सकते हैं, विशेष तौर से आप दलदली, क्योंकि चावल की खेती के लिए आपको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी तो सीधी सी बात है, आप दलदली मिट्टी, मतलब जहां पानी ज्यादा, घुटनों तक पानी जब भरा होता है, तब चावल की फसल अच्छे से उगती है, चावल की फसल का विकास होता है, तो वहां पर दलदल होगा। भाई जहां घुटनों तक पानी भरा है वहां दलदली क्षेत्र होगा, तो वो चावल की खेती के लिए ये वाली मिट्टी
मुफीद होती है। ठीक है, क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं है। चावल की खेती आपको देख लो, ये जो आपके गंगा का डेल्टा का इलाका है और चावल की खेती कहाँ होती है आपको, छत्तीसगढ़ वगैरह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर हम कहेंगे कि चावल की खेती के क्षेत्र पाए जाएंगे। तो ये हमने 8 मिट्टियाँ कंप्लीट कर दी। अब आप मृदा अपरदन क्या होता है ये देख लो, हल्की सी बात है, इसी के साथ कंप्लीट हो जाए। मृदा अपरदन मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर किसी और माध्यम से चले जाना क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना किसी भी माध्यम के द्वारा, वो माध्यम चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे कुछ और हो, तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपरदन। अगर वो मिट्टी के साथ हो रहा है तो मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, चट्टान के साथ हो रहा है, उसके कण टूट रहे हैं तो वो चट्टान का अपरदन हो जाएगा। तो मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना किसी भी माध्यम से, हवा हो या पानी हो, उससे अपन कहेंगे मृदा अपरदन। इसके कारण क्या क्या है, क्या इसके कारण हो सकते हैं? अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई भी मृदा अपरदन का एक कारण बन सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ज्यादा सिंचाई करोगे तब भी हम कहेंगे कि मृदा क्षरण हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, मिट्टी की उपजाऊपन कम हो रही है। यहां आप क्या करेंगे, इसको मिट्टी की उपजाऊपन कम होने के कारण भी लिख लेंगे। मिट्टी की उपजाऊपन कम होने के कारण, ये आपको सही रहेगा क्योंकि मृदा अपरदन में आप फंस जाओगे। ये याद रखो कि मिट्टी का उपजाऊपन अगर कम हो रहा है, मिट्टी कम उपजाऊ है, तो उसके कारण क्या है, अत्यधिक सिंचाई। दूसरा हम कहेंगे कि पोषक तत्वों का ह्रास, पोषक तत्वों की कमी, मतलब बार बार सिंचाई करेंगे तो साधारण सी बात है पोषक तत्व जो है वो कमजोर पड़ जाएंगे। अगर हम अगली बात कहें तो गलत सिंचाई, तकनीकों का इस्तेमाल, मतलब आप सिंचाई की सही तकनीक का इस्तेमाल अगर नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो है आपका जो प्रबंधन अगर उसका बिगड़ा है तो हम कहेंगे कि मिट्टी का क्षरण हो रहा है, मिट्टी का उपजाऊपन जो हो रहा है। इसमें मृदा अपरदन खुद एक क्या हो जाता है, मिट्टी का उपजाऊपन खाने का, मतलब मृदा अपरदन मैंने आपको पहले समझा दिया, यहां इसको हम लिख के समझना था। मृदा अपरदन खुद एक क्या है, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म करने का कारण है, क्योंकि मृदा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर के चली जाती है तब अपन कहेंगे कि वहां से, चूंकि मिट्टी की एक परत यहां से उड़कर के दूसरी जगह चली गई, इसका मतलब ये हुआ कि वहां से मिट्टी खत्म हो गई, तो वहां जो मिट्टी के पोषक तत्व थे कहीं ना कहीं उनमें निश्चित तौर पर कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला कोई कारण लिखें अगर मिट्टी के उपजाऊपन का, तो निक्षालन है। निक्षालन क्या होता है, जब पानी गिराओगे, बार बार उस पर पानी गिरेगा तो क्या होगा, मिट्टी के पोषक तत्व का नीचे चले जाना, पोषक तत्वों का नीचे चले जाना। आपने कई बार देखा होगा जब फसल का सीजन आता है तो किसान लोग अपने खेतों में जिसको मतलब एक से ट्रैक्टर से एक बार ऐसे हल जैसे कुछ चलाते हैं, मिट्टी को उलट पुलट करने का काम करते हैं। ये सब क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो ऊपरी परत थी ना, ऊपर वाली जो थी, वहां से पोषक तत्व नीचे की ओर चले गए थे। अगर उसको नीचे से खोद करके उसको उल्टा पुल्टा करके थोड़ा सा ऊपर लेकर के आएंगे तो वापस वो पोषक तत्व जो है मिट्टी में ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो अत्यधिक पानी देने से, अत्यधिक बारिश से भी क्या होता है, पोषक तत्व जो है नीचे चले जाते हैं, उनको ऊपर लाना जरूरी है। तो वो नीचे चले जाते हैं तब मिट्टी में उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। मिट्टी का अपरदन मतलब मिट्टी को बहा कर ले गई या फिर मिट्टी हवा से उड़कर दूसरी जगह चली गई, तब भी मिट्टी में उपजाऊपन की कमी होगी। अपन गलत तरीके से, गलत तकनीक से सिंचाई कर रहे हैं। ठीक है, रासायनिक जो खाद वगैरह उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से अपन खेती नहीं कर रहे हैं, तब भी अपन कहेंगे कि मिट्टी का उपजाऊपन कम होगा। पोषक तत्वों का ह्रास, पोषक तत्व जो है बार बार आप मतलब फसल, एक ही फसल बोए जा रहे हैं तो उस फसल के लिए जो पोषक तत्व थे वो तो फसल ने एक या दो बार में खा लिए,
काम में आ गया। उसके बाद वो पोषक तत्व कम हो जाएंगे तो उसमें आप अत्यधिक सिंचाई खुद उसका कारण है। तो ये 4-5 जो है हमने रीजन बनेंगे जो मिट्टी के उपजाऊपन को कम होने के लिए जिम्मेदार कहलाएंगे। मृदा अपरदन एक मुख्य कारण है, अत्यधिक सिंचाई ये इनके मुख्य कारण है। 4-5 कारण है, इनको आप याद रखेंगे, ये सवाल भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो मेरी ओर से आपका मिट्टियों का चैप्टर इस लेक्चर में खत्म हुआ। तो इस प्रकार से हमने ये मिट्टियों का कंप्लीट चैप्टर पढ़ा। अगले चैप्टर से अपन फसलें या वनस्पतियां जो है ना, ये वाला पार्ट करेंगे। भारत की जो वनस्पतियां हैं उस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। किस इलाके में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसे अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट।